जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से इस नए टेस्ट सीरीज का, जिसको आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि बिहार दरोगा मेंस का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा शुरू किया जा चुका है। बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि इससे पहले भी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज से बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम जो 18 जनवरी और 21 जनवरी को हुआ था, बहुत सारे प्रश्न उस टेस्ट सीरीज से पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स मैंने दरोगा एग्ज़ाम से पहले ही जो उसका डबल स्टार सीरीज था, जिसमें 1 से लेकर 20 तक सेट था, मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट ऑलरेडी करवा दिया था। जो देखे होंगे उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा, और जो देखना चाहते हैं आज भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। बिहार दरोगा मेंस दरोगा बिहार दरोगा मेंस डबल स्टार 2.0 टेस्ट नंबर फर्स्ट को आज हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे फ्रेंड्स टेस्ट आते जाएंगे, वीडियो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी इस 100 क्वेश्चन है टेस्ट दीजिएगा, और हमें कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपको 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखना है। चलिए यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कार के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत बताना है आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर कथन देखिए कि कार्य की माप माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और फॉर्मूला इसका होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कार्य एक सदिश राशि है, तो फ्रेंड्स ए गलत हो जाएगा, सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए कार्य जो होता है फ्रेंड्स वो अदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि नहीं होता है। और थर्ड नंबर देखिए कि बल विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने के कारण न्यूनतम होता है। बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। याद रखिए बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य अधिकतम होगा, न्यूनतम नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना फ्रेंड्स, याद रख लीजिए कि बल एवं विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो वहाँ पे कार्य शून्य होता है। यहाँ पर 0 डिग्री का रहा है, तो यहाँ पे कार्य जो होगा फ्रेंड्स वो अधिकतम होगा। इसलिए 2 और थर्ड नंबर एक क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में बदलना है, के में बदलना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा 288.5 के, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसको कर लीजिएगा, नहीं होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, चाहे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाकर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपसे कह रहा है कि कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है। कह रहा है कि कुछ कार बस है, सभी बस ट्रक है, और कुछ बस जहाज है, ठीक है। निष्कर्ष आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का याद रखिएगा, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसको राइट आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं होगा तो मैं इसका टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, मतलब कि PDF डाल दूंगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि निम्न कथन पर विचार करना है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्र नगर पालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाओं नगर पालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करना। और थर्ड कह रहा है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की थी। फ्रेंड्स कह रहा है कि इसमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। तो बताते फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए
मतलब कथन 1, 2 और कथन 3 तीनों सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपकी निम्न दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन फर्स्ट ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अभिकथन फर्स्ट कह रहा है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। और कारण आर कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा, परंतु आर गलत हो जाएगा। कथन ये कह रहा था कि फ्रेंड्स गांव को स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता दी गई थी और ग्राम प्रधान जैसे स्थानीय अधिकारी दैनिक मामलों का प्रबंधन करते थे। ठीक है, अतः कथन ए सही हो जाएगा। और कारण आर जो है फ्रेंड्स कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, ना कि राज्य की मूल इकाई थी। तो यहाँ पे आर जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो कथन गलत हो जाएगा और कथन 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे अगर आपको सूची दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड से मैच कराना है आपको। तो याद रखिए यहाँ पे जो खुसरो समिति था ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा संबंध जो था वो कृषि खाक से था, कृषि साख से था, याद रखिएगा। और महाजन समिति का संबंध जो था ना फ्रेंड्स वो चीनी उद्योग से था। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मल्होत्रा समिति का संबंध जो था वो बीमा क्षेत्र में सुधार से था। और सरकारी आयोग का संबंध हो जाएगा केंद्र और राज्य का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए इसको भी मैच करना है आपको। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का एक और है चलिए इसके बाद 7 नंबर का और है यहाँ पे जनजातीय और विद्रोह दिया हुआ है और ये वर्ड्स को मैच करना है। तो देखिए ये जो है ना आपको फर्स्ट नंबर थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। रंपा विद्रोह लिखा हुआ है यहाँ पे कि रंपा विद्रोह आपको कब हुआ था। तो याद रखिएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 से 24 तक हुआ था, 1922 से 24 के बीच में हुआ था। यहाँ देखिए खासी विद्रोह कह रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा खासी विद्रोह हो जाएगा आपको 1829 से 33 तक होगा। ठीक है ना। पावना विद्रोह जो होगा फ्रेंड्स ये था आपको 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। और अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 से 1833 के बीच में हुआ था। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था ना ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद खासी विद्रोह करा है ना, खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था, याद रखिएगा। और पावना विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स वो याद रखना है आपको। इसके जो संबंध हो जाएगा इसमें नेता जो थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय तथा शंभूपाल थे। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो इतना कुछ पता होना चाहिए। और अहोम विद्रोह लास्ट वाला ये हुआ था आपको असम में हुआ था, ये भी याद रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा और कितना मार्क्स आ रहा है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। यहाँ देखिए कारक निम्न में कौन सा कथन सही सुलेमी थे। आपसे सही पूछ रहा है ना आपसे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताना चाहूँगा सही पूछ रहा है। तो देखिए हबूब मध्य एशिया, ठीक है, ये पूछ रहा है ना आपसे, हबूब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हबूब मध्य एशिया में नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हबूब जो है उत्तरी सूडान में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, उत्तरी सूडान में प्रभावित होने वाली गर्म पवन का नाम है आपको। ठीक है, हबूब। ठीक है, और उसको देखिए यहाँ पे कर रहा है ब्रिक फील्डर, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोरा कह रहा है इटली का, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए जो ब्रिक फील्डर जो है फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
और ये बोरा हो जाएगा, ये बोरा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का हो जाएगा, तो बोरा इटली और यूगोस्लाविया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इटली में सर्वाधिक प्रभावित होती है ठंडी और शुष्क हवा के कारण, ठंडी और शुष्क हवा है वहाँ पे, कहाँ का, इटली का। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पे देखिए मैथ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसान है इसका, सिंपल सा फार्मूला है, आप यूज करिएगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है फ्रेंड्स 3 इंटू भुजा, 3 इंटू आपको भुजा की लंबाई, फार्मूला होता है फ्रेंड्स 3 इंटू भुजा का लेंथ जो होता है लंबाई, यही फार्मूला होता है। तो 3 हो जाएगा, भुजा की लंबाई कितना है, ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मैं कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 39 होता है, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं PDF टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप ऐड करके पढ़ सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला हम लोग इसको आइसोटोप बोलते हैं। मतलब आइसोटोप का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, हिंदी में हिंदी वालों के लिए समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिए कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, हम लोग उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 12 नंबर आपको बताना है, यहाँ पे कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपको रीजनिंग है, सिंपल सा कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्न में किसका संबंध धर्मपाल से है, आपसे पूछा क्या है, धर्मपाल से संबंध पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय के याद रखिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय के आपको इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट बताना चाहूँगा मैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि किसका संबंध धर्मपाल से है, तो याद रखिएगा विक्रम विश्वविद्यालय की संबंध जो है धर्मपाल से हो जाएगा, और सोमपुर महाविहार का संबंध भी धर्मपाल से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने याद रखिएगा यहाँ पे गोपाल ने ही आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आपको स्थापना किए थे, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 40 नंबर, 40 नंबर कर लीजिएगा, रीजनिंग है, ठीक है ना, इसका आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे बताया था फ्रेंड्स, आपको सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाल आया था, ठीक है ना, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, तब डेन। यहाँ पे बी बिल्कुल ऑप्शन सही क्रम, सब यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम हो जाएगा पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, ठीक है ना, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील जो है फ्रेंड्स, वो आपको महानदी डेल्टा के दक्षिण में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील महानदी डेल्टा में दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। ठीक है ना, चिल्का झील पर नालाबंद द्वीप अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चिल्का, एक और बात याद कर लीजिए फ्रेंड्स, चिल्का झील को 1981 ईस्वी में भारत की पहली आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। तो इतना कुछ आपको बताना है। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि निम्न युग्मों को सही विचार करना है। तो 17 में देखिए यहाँ पे आप पूछ रहे आपसे कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुलमित है। तो याद रखिए आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको एक जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सही सुलमित केवल एक हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही पूछ रहा है ना, तो राइनोलॉजी जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपको खोपड़ी का अध्ययन नहीं है, बल्कि नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन है। तो ये आपको सही नहीं है। उसका तो कह रहा है कि क्रेनियोलॉजी का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो खोपड़ी का अध्ययन से है, ना कि यकृत के अध्ययन से। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है एंडोक्राइनोलॉजी, इनका संबंध फ्रेंड्स हार्मोन के अध्ययन से है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ओडोंटोलॉजी का संबंध जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दांतों के अध्ययन से है, ना कि आँख के अध्ययन से। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको केवल यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल एक सही सुलमित है। कौन सा? तो आपको थर्ड नंबर सुलमित है, एंड्रोक्राइनोलॉजी, हार्मोन का अध्ययन को बोला जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा केवल एक सही है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे। कह रहा है ADH का पूरा नाम बताना है आपको। क्या पूछा आपसे? ADH का पूरा नाम बताना है। तो हो जाएगा ए का मतलब एंट्री हो जाएगा, एंट्री। ठीक है, ए का मतलब एंट्री हो जाएगा, डी का मतलब आपको डाई यूरेटिक हो जाएगा, और एच का मतलब हार्मोन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आपसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोला है कि आप कथनों विचार करना, आपसे पूछ रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा असत्य कथन को चुनना है। फ्रेंड्स आपको दो कथन दिए हुए हैं, तो दोनों में कौन असत्य है उसकी पहचान करना है। एक दो तीन, तीन कथन दिए हैं फ्रेंड्स, तीनों में असत्य कथन का पहचान करना है। तो यहाँ देखिए आपको कह रहे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं फ्रेश कर लेता हूँ, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए कह रहा है कि अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। तो आपसे कौन सा पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो एक नंबर और तीन नंबर असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है। तो इसको कर लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कर लीजिएगा आप, और नहीं होगा तो सोल्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में निम्न में किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो याद रखिएगा स्वयं का डीएनए का बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का आपको डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। यहाँ पे देखिए फिर से मैच करने आ गया। कह रहा है कि अस्थि का नाम दिया हुआ है और अस्थियों की अवस्थिति दिया हुआ है, ऐसे मिलान करना है। तो याद रखिए इसका फीमर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, फीमर का क्या हो जाएगा? सबसे लंबी अस्थियाँ है। फीमर जो होता है सबसे लंबी अस्थियाँ है। ठीक है ना, और
फिबुला का बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो फिबुला क्या हो जाएगा, टखनों की अस्थिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कार्पल्स कह रहा है, कार्पल्स जो हो जाएगा ये होता है कलाई की अस्थिया को बोलते हैं, ठीक है ना, कलाई की अस्थिया को बोलते हैं। और मेटाकार्पस होता है जो, वो हथेलिये की अस्थि को बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 23 नंबर कर आपसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। तो बताना आपको यहाँ पे कह रहा है कि यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से का हिस्सा था, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डी नंबर देखिए, इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत मूल रूप से संस्कृत एवं बंगाली भाषा के मिश्रण से लिखा गया था, ना कि हिंदी में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए 24 नंबर मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा। उसके बाद ये करेगा, पुर्तगाल व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तम आशा अंतरिप कब पहुंचा, तो फ्रेंड्स ये पहुंचा आपको 1488 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है ना। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर आशा अंतरिप जो है फ्रेंड्स, वो पड़ता है, आपको याद रखना है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे पड़ता है, ठीक है ना। कब पहुंचा था, 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में पहुंचा था। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स बिहार दुर्गा पीटी में आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया था, इस बार भी जो रोशन आनंद सर हैं वो ज़्यादा आपको जोर दिए हैं कथन और निष्कर्ष वाले सवालों पे। हो सकता है आपको पीटी बिहार दुर्गा मेंस के एग्ज़ाम में भी आपको कथन और निष्कर्ष से स्टेटमेंट से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में बैठिएगा मेंस के, तो आप क्वेश्चन आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि बताना आपको कौन सा उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो 26 नंबर देखिए यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ देखिए कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ कह रहे देखिए, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि उड़ीसा में स्थित है, फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए कि भारत की, ये गलत हो जाएगा, कि भारत सही हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान में है, ठीक है, ना कि आपको उड़ीसा में है। अब आगे यहाँ देखिए, कर बिहार के नवीनतम आर्द्र भूमि गोकुल जलाशय बक्सर ये उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, असत्य है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। चलिए 27 नंबर करें कि निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे कीबोर्ड जो है फ्रेंड्स ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। स्कैनर भी आपको इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्लास्टर जो है ये आपको इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा लेकर प्रिंट करता है, मतलब बाहर निकालता है, उसको हम लोग आउट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिए कीबोर्ड का जो यहाँ पे दे रहा है, तो कीबोर्ड जो हो जाएगा फ्रेंड्स टेक्स्ट और कमांड टाइप करने के लिए होता है। और स्कैनर जो होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो दस्तावेजों और तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए होता है। और माउस जो होता है फ्रेंड्स वो स्क्रीन पर पॉइंट और क्लिक करने के लिए होता है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको गलत हो जाएगा। ये इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला कथन पढ़ेंगे कि आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। फ्रेंड्स ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिए आपको आर्य समाज की स्थापना 1874 में नहीं 1875 में हुई थी और ये बम्बई में हुई थी। लेकिन कौन किए थे? दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में किया गया था। 1874 में नहीं बल्कि 1875 में किया गया था। उसके बाद सेकेंड नंबर कहिए, सेकेंड नंबर पढ़ते हैं कि दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा आपको ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पे 1885 में ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आपको ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे कथन सत्य पूछ रहा था तो दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखना है कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है। तो याद रखिएगा ये बनी है आपको शर्ली वोचवे बनी है। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 30 नंबर की त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, रीजनिंग है, आप कर लीजिएगा इसको। मैं आंसर बताता हूँ 28 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है। आपसे पूछा है 31 में। तो ये बता दें आपको गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियतांक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, आपको बताना है, फार्मूला कौन सा है। 32 नंबर का याद रखिएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आपको गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। कौन सा? तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको राजनीतिक दल, ऑप्शन डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आवश्यक तत्व नहीं है, बाकी आपको भूभाग, जनसंख्या और सरकार आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ये आवश्यक तत्व नहीं है। चलिए इसके बाद 34 नंबर, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग शिवालिक हिमालय कहा जाता है, कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा भारत में आपको 9 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन है? तो याद रखिएगा आपको भरतनाट्यम हो जाएंगे, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुर, सत्रिया या छऊ, ठीक है ना। याद रखिए 9 को हो जाए फ्रेंड्स, ये 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिए कि यहाँ पे आपको कथक कहाँ होता है। कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में मनाया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है और मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया जो होता है असम में मनाया जाता है और छऊ जो होता है फ्रेंड्स वो 3 राज्यों में होता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं 36 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखिए अब पूछ रहा है आपको उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर
राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबंधित करती है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर का आप सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिए काला जार जो होता है फ्रेंड्स वो कवक के कारण नहीं होता है, बाकी गंजापन, एथलीट फुट और अस्थमा कवक के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता करना है कि काला जार जो होता है फ्रेंड्स आपको कवक के कारण नहीं होता है, बल्कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, काला जार जो होता है फ्रेंड्स वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये कवक के कारण नहीं होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे फिर से मैथ आ गया, तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर 29 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। इसको देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद कीजिएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखिए फिर से रीजनिंग आ गया 41 नंबर का, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए फिर से 42 नंबर में आ गया, 42 नंबर में फिर से मैच करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सूची 1 दिया हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और ये जो खोजकर्ता है उनका नाम से मैच कराना है। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको पराबैंगनी किरण की खोज जो किए थे ना फ्रेंड्स, वो किए थे आपको रिटर के द्वारा किया गया था। और रक्त किरणें की खोज जो हो जाएगा वो आपको हर्शल के द्वारा किया गया था। और लघु रेडियो तरंग की खोज है ना वो आपको हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। और दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी के द्वारा किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 43 नंबर की ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऊर्जा को हम लोग ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो याद रखिएगा वो जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी, तो याद रखना है आपको, वो जुड़ी थी आपको नागरिक शिक्षा अधिकार आंदोलन से, नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी। बेस बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वो कम हुई थी फ्रेंड्स आपको 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कि सुएज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। और याद रखना है सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद यहाँ 46 नंबर मैथ है, कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 47 नंबर में बताना है आपको कौन कह रहा है कि कथन ए दिया है और कारण आर दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे बताना इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कथन पढ़ते हैं कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ देखिए कारण कह रहा है कि संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों अनुसार रच सकते हैं। तो फ्रेंड्स कथन आर सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए गलत हो जाएगा जबकि आर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। दो ऑप्शन दिए हुए आपके पास। यहाँ देखिए 48 नंबर में कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ
महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु में 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्योंकि याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ महावस्तु एवं अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बता दें इन महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे, ठीक है ना। और इन 16 महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर कह रहा है कि कम्बोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि कम्बोज जनपद प्राचीन समय में श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, ना कि हाथी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट नंबर कथन सही था। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो याद रखना है आपको यहाँ पे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। याद रखना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में आपको भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। और ये भी याद रखना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का आपको पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है यहाँ पे कि बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है, गलत है, ठीक है ना। यहाँ पहले देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन अकार्बनिक यौगिक है, तो फ्रेंड्स ये आपको गलत हो जाएंगे। इसको देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा बात। उसके बाद कह रहा है थर्ड नंबर कि विटामिन के का रासायनिक नाम साइनो कोबाबलिन है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो आपसे कथन कर रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और एक कथन और 3 नंबर गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा विटामिन अकार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ पे अकार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन यहाँ पे कह रहा है ना के का नाम रासायनिक नाम कोबालेमिन होता है, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और साइनोकोबालेमिन का विटामिन B12 का नाम है। किसका नाम है? साइनोकोबालामिन जो होता है फ्रेंड्स वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्न में कौन सा बेरोजगारी और वास्तविक GDP के मध्य को संबंध दर्शाता है। तो 51 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है। चलिए 51 का देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओकुन का नियम जो है फ्रेंड्स वो बेरोजगारी और वास्तविक के मध्य संबंध को सही दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर कह रहा है कि सही सुलमित नहीं है, बताना आपको कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको हंटर आयोग का संबंध शिक्षा सुधार से है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मौन क्रिक का संबंध जो हो जाएगा सिंचाई व्यवस्था सुधार था, बिल्कुल सही है। ली आयोग का संबंध लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश से था, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर गलत हो जाएगा। एस्ट्रेची आयोग का संबंध विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच से था, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा एस्ट्रेची आयोग का गठन अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के सुझाव देने हेतु की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी? 1882 में लॉर्ड लिटन के द्वारा की गई थी इसका, ठीक है, गठन। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर मैथ है, रीजनिंग ही है, ठीक है, कर लीजिएगा। 53 नंबर का बताता हूँ। 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है 61 नंबर हो जाएगा, यानी आप ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 54 नंबर पे। यहाँ देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध
न्यायालय को न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो याद रखिए पहला देश आपको हंगरी बना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि, आपको मैथ हो गया फ्रेंड्स, इसको कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 396, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके दरबार में रहते थे? तो सिंपल सा है, आपको ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 57 नंबर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा असत्य सुलेमित है, मतलब सत्य नहीं है। यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, आपको राहोत भट्टा जो है वो राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुडनकुलम जो है फ्रेंड्स, वो आपको कर्नाटक में, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? कुडनकुलम जो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो तमिलनाडु में अवस्थित है, ना कि कर्नाटक में। तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, कैगा जो है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 58 नंबर पे। कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सही कथन बताना है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस संबंध में। उसके बाद देखिए 59 नंबर। हालांकि निम्न कथन में कौन सा सही सुलमित नहीं है? तो आपको चेक करना है यहाँ पे। तो बता दें आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख जो है तपन कुमार डेका है, बिल्कुल सही है। अब निर्देशालय के प्रमुख जो है वो परवीन सूद है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रवर्तन निर्देशालय का निर्देशक या प्रमुख आपको राहुल नवीन है, ना कि परवीन सूद। ठीक है ना, याद रखना है। और यहाँ कह रहा है कि विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख जो है आलोक कुमार है, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन उपयुक्त में से असत्य है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए 60 नंबर पे ऑप्शन बी बिल्कुल ऑप्शन 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल 2 है फ्रेंड्स, वो गलत हो जाएगा कि मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि मैथन बांध झारखंड राज्य में स्थित है, ना कि आपको मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, उसके बाद विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए 61 का आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 1793 में आपको कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। तो फ्रेंड्स आपसे क्या पूछ रहा है? विचार करना है कौन सही है, बताना है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो थे। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, इसका जो हो जाएगा, याद रखना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% का हिस्सा शामिल था। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि कॉलिसस पर्वत के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ये आपको गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कॉकेकस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, ना कि एशिया और अफ्रीका को। ठीक है ना, याद रखिएगा, कॉकेकस पर्वत जो होता है वो आपको एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं। अभी और भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, मैं कुछ पॉइंट बोल दे रहा हूँ कि माउंट ब्लैक
आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसको? यूरोप को। एशिया को यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करती है। तो आपको इतना कुछ याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र और राज्यों के दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है। तो 63 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 282 के तहत याद रखना है आपको, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है। ठीक है ना। यानी इस अनुदान को केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार लोक प्रयोजन के लिए अनुदान ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 282। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ है, 64 नंबर मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर बोल दे रहा हूँ, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसको तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाना फ्रेंड्स, तो राइट पहले हो जाएगा आपको, पहले कारकट वंश हो जाएगा, उसके बाद आपको उत्पल वंश, तब लोहार वंश। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिगोमेट्री है। ठीक है ना। 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, एक आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 67 नंबर कि निम्न में कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, आपको बताना है। तो 67 नंबर का याद रखिएगा ना आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, इसमें एक और आपको दो। ठीक है ना। आपको बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया होती है, सही हो जाएगा। और आपको प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, और एक अम्ल का तनुकरण जो जाएगा वो भी प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, और ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो याद रखिएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा यानी गर्मी ऊर्जा के रूप में निकलती है, जिसके आसपास का तापमान बढ़ जाता है और उत्पादों की कुल ऊर्जा अभिकारकों से कम होती है, उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ऊष्माशोषी क्या होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो अपने परिवेश में ऊर्जा या गर्मी का अवशोषण करती है, जिसके कारण आसपास का तापमान कम हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड का पानी में घुलना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया। ठीक है ना। चलिए तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा है 68 नंबर, 68 कह रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, उस पदार्थ को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, कह रहा कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर आपको सितार वाद्य यंत्र से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। सितार से कौन कौन जुड़े थे, तो पंडित रविशंकर, विलायत खान और निखिल बनर्जी। और वहीं संतूर का पूछे तो शिव कुमार शर्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। तबला क्या हो जाएगा, तो पंडित किशन महाराज, अलका रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है ना। वहीं आपसे पूछते बांसुरी, तो बांसुरी का पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब आपको स्टैटिक है, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटोम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये किया जाता है आपको, किसको किया जाता है, ये किया जाता है फ्रेंड्स आपको नवनिर्वाचित लोकसभा के
वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना आपको। और प्रोटेम स्पीकर को पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखना आपको। ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर पर या एक और बात याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर पद का सीधा उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है ना। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। याद रखिएगा कि नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं 71 नंबर। यहाँ पर 71 नंबर के निम्न में किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा। और याद रखना कुछ और क्वेश्चन है आपको। ब्राज़ील के सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपको अर्जेंटीना में स्थित है। क्या नाम है उसका? याद रखिए, उसका नाम है आपको बताना है आपको। एकांकागुआ नाम है। क्या नाम है? एकांकागुआ नाम है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे नंबर। मैथ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा 72 नंबर का, वो डी आएगा, 144 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 73 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है ना, याद रखना है ऑप्शन डी सही नहीं है। सांग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिए सांग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना गांधी जी ने यरवदा जेल से ही की थी। ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सा जेल में? तो यरवदा जेल में थे उस टाइम। इसकी रचना किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर यहाँ देखिए। कह रहा है कि आपको विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 74 नंबर का गलत कह रहा है आपसे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारित ऊंच होती है, ये आपको गलत हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है, जबकि उसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर कह रहा है कि निम्न में कथनों पर विचार करना है। यूपी कथन में से कौन से नृत्य के शास्त्रीय नृत्य की दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ पे देखिए शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। 75 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। सभी को शास्त्रीय मतलब शास्त्रीय, छऊ, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, फ्रेंड्स चारों को आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 76 नंबर 76 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये आपको अब ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको देखिए मैथ आ गया फिर से 77 नंबर का मैथ कर लीजिएगा सॉल्व। अब 14% इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 78 नंबर कि जब आरबीआई द्वारा CRR में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है बताना आपको। तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सही है। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आपको तरलता कम हो जाती है, तरलता कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। किसे
मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं 80 नंबर। हाँ, चलिए 80 नंबर कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में कौन सा विकल्प जोड़ता है। बताना आपको यहाँ पे कौन सा गलत तरीके से जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सी नंबर हो जाएगा। निर्वाण जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको स्तूप है, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक पद चिन्ह है। कौन से हैं? तो पद चिन्ह है, ना कि स्तूप चिन्ह है। याद रखिएगा, मृत्यु महानिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। ठीक है ना, ऑप्शन सी गलत जोड़ता है। निर्वाण हो जाएगा क्या? पद चिन्ह से है, ना कि स्तूप से। ठीक है ना, याद रखिए। कुछ और बोल दे रहा मैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, और उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था, और वो उनकी माँ कुलीय गणराज की राजकुमारी थी। ठीक है ना, और याद रखिएगा, बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। और बता दें आपको, शाक्य कुल की राजधानी कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, याद रखना है। और पूछ दे आपसे, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी यशोधरा थी। ठीक है ना, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम था राहुल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था, याद रखना है। और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व आपको मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हो गई थी। ठीक है ना, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध के शाक्य दर्शन की शिक्षा वैशाली के समीप अलार कलाम से ली थी। आपको इतना याद रखना है। और बुद्ध के प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, पूछता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कौन सा? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए यहाँ पे 81 नंबर का रहा मैथ है, तो 81 नंबर का 1 से 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 82 नंबर करेंगे, निम्न कथनों में कौन सा असत्य कथन है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे 82 नंबर में ऑप्शन सी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपको गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है, लेकिन सत्तावसान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। सतत समपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपको पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना को हम लोग सतत समपोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 84 नंबर कह रहा है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो ये बोले थे, कौन बोले थे? तो याद रखिएगा, ये बोले थे आपको मॉल्थस के द्वारा बोला गया था। मॉल्थस के द्वारा ये बोला गया था कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपने गरीबी का स्वयं ही कारण है। उसके बाद ये करेगा, निम्न में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाले युग्म कौन सा है? तो याद रखिएगा 85 का हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम और गोल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है एक जलीय विलयन एक्स है जिसका पीएच मान 2.6 है। तो यह दर्शाता है कि विलयन, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है विलयन प्रबल अम्लीय प्रकृति है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 87 नंबर मैच करना है आपको, सिंपल सा है।
यहाँ पे 80 समझ देखिए करा कि कुछ राज्य दिया हुआ है और यहाँ चित्रकला है। तो तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य का चित्रकला हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको कोल्लम हो जाएगा, कोल्लम। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मोगुल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुगुल्लू हो जाएगा। और बिहार का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बिहार का याद रखिएगा, आप तो जानते हैं बिहार का फेमस है आपको मिथिला। ठीक है ना। और उत्तराखंड का एपन हो जाएगा, यानी आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 88 नंबर कह रहा है कि एक 1920 में निम्न में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो यहाँ पे देखिए 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल 88 का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है ना। इन्होंने अपना नाम 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग से नाम बदल कर अपना स्वराज सभा कर लिया। ठीक है, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल परिवर्तित करके स्वराज सभा कर लिया। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे दिया हुआ है नदी का नाम, नदी दिया हुआ है और यहाँ पे उद्गम स्थल पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। तो 89 नंबर का याद रखिएगा, हो जाएगा आपको आमू दरिया नदी जो है फ्रेंड्स, वो आपको किस में है? पामीर पर्वत पे। ठीक है। और येल्लो रिवर नदी जो है ये आपको कुनलुन पर्वत पे है। और मेकांग नदी जो है याद रखना है आपको, तिब्बत का पठार उद्गम स्थल है। और ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा डैक्रेसबर्ग पर्वत। यानी यहाँ पे राइट आंसर पूछे थे तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए, अगर निम्न में कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो ये आपको 90 का डी नंबर चल निधि या तरलता समायोजन सुविधा नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 91 नंबर मैथ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है उसके बाद यहाँ पे 92 नंबर फिर से मैच करने के लिए आ गया। तो 92 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? याद रखना है आपको, इधर दिया हुआ है अनुच्छेद और बताना है आपको इसका किससे संबंध है। तो अनुच्छेद 110 किससे हो जाएगा? याद रखिएगा, धन विधेयक से। 112 का अनुच्छेद संबंध हो जाएगा वो वार्षिक वित्तीय विवरण से हो जाएगा। और अनुच्छेद 114 का संबंध जो हो जाएगा वो आपको विनियोग विधेयक से हो जाएगा। और यहाँ पे 116 का संबंध लेखा अनुदान से हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है कि सुलिमित कीजिए और नीचे गए कुट का सही प्रयोग करना है। चक्रवात दिया हुआ है और नामकर्ता देश के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए फेंगल जो हो जाएगा, फेंगल कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस देश ने रखा? फेंगल ने सऊदी अरब के द्वारा फेंगल शब्द का नामकरण मतलब चक्रवात का फेंगल चक्रवात जो है वो नामकरण किया था सऊदी अरब ने। और कैथोन का याद रखिए, कैथ्रोन चक्रवात का नामकर्ता देश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको थाईलैंड के द्वारा दिया गया है नाम। और असना चक्रवात जो नाम दिया गया है ना, वो दिया गया आपको पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। और रेमेल जो है चक्रवात का नामकरण जो किया है ओमान देश ने किया है। यानी यहाँ देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो याद रखिएगा ये आपको 94 नंबर का फिरदौसी से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध फिरदौसी सिलसिले से था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ पूछ दिया, तो 95 का याद रखिएगा। और 95 का आपको 42 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैच करने वाला पूछ दिया 96 नंबर, आपको गलित लवण दिया हुआ है और उपयोग के बारे में मैच करना है। तो 96 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका हो जाएगा मोह ये का 3 हो जाएगा। और बी नंबर का हो जाएगा ना वो 5 हो जाएगा। और सी नंबर का हो जाएगा याद रखना है आपको 4 हो जाएगा। और डी नंबर का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। और ई नंबर का जो फ्रेंड्स वो सेकेंड नंबर हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 97 नंबर
कह रहा कि निम्न में हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों की साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा वो आपको चुन्हू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा चुन्हू दड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और ये भी याद रखना आपको कि चुन्हू दड़ों की खोज सर्वप्रथम 1934 में आपको एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 में ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। अब पूछ देगा चुन्हू दड़ो किस नदी के किनारे पे है। तो याद रखिएगा चुन्हू दड़ो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है, याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कर रहा है 98 नंबर। यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए यहाँ पे रामेश्वर जो है, रामेश्वर धाम जो है फ्रेंड्स वो आपको भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा रामेश्वर मतलब शिव को समर्पित और केदारनाथ छोटा 4 धाम शिव को समर्पित है। यहाँ पे रामेश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, याद रखिए कि HRA के कानपुर सम्मेलन में आपको जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज का। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग में विचार करना है, कौन सा सही सुलेमित है बताना आपको। इधर पौधा का नाम दिया हुआ है और उसका उपनाम बताना है कि कौन सा सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे साइकस जो है ना सागो पाम को बोलते हैं, उपनाम है साइकस पौधा का उपनाम क्या है, तो सागो पाम बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखिए नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के नाम से इसका उपनाम है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टेरिडोफाइडा जो होता है वो जीवित जीवाश्म है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टेरिडोफाइडा को विकसित जल रहित सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा टेरिडोफाइडा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है, ना कि जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, यानी सही पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए केवल युग फर्स्ट और सेकेंड सही है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 सीरीज, जिसमें 1 से लेकर 20 सेट रहेंगे फ्रेंड्स। तो पहला सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे जैसे टेस्ट आते रहेंगे उसका वीडियो इसी आपको चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो ये वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि सारा PDF आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।